हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मेरे ड्यूक 390 के मोर देन 1 ईयर के एक्सपीरियंस के बारे में। तो ये गाड़ी मैंने जो ली थी लगभग मैंने आई थिंक 25 या 26 मई 2025 में ली थी। तो इस गाड़ी को लगभग 15 महीने हो चुके हैं। तो इस गाड़ी के ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस के बारे में हम लोग बात करेंगे और मैं बात करूँगा मेरा बाइंग एक्सपीरियंस और मेरा सर्विस एक्सपीरियंस सो फार। अभी तक मेरी 4 सर्विस हो चुकी है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे गाड़ी में प्रोस क्या है, कॉन्स क्या हैं, और एट द एंड हम लोग बात करेंगे वर्डिक्ट की, लाइक ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा है और वुड यू बाय इट और नॉट, और बिफोर बाइंग इट व्हाट शुड यू बी अवेयर ऑफ। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे एंड आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस गाड़ी में इंटरेस्टेड हैं या आप खरीदने का सोच रहे हैं तो आप एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे। दैट इज़ द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम लोग बात करते हैं मेरी गाड़ी के बाइक एक्सपीरियंस के बारे में। ये बाइक मैंने ली थी मई आई थिंक 2025 में, और मेरा टारगेट था कि मैं अपने बर्थडे के दिन ये बाइक लूँ। तो उन्होंने मुझे जो भी डेट हमारी फाइनल हुई थी उसमें उन्होंने मुझे बाइक डिलीवर करी। अ, ये बाइक मैंने ली थी केटीएम बनेरघट्टा रोड पे एक शोरूम है, वहाँ से मीनाक्षी मॉल के पास में है। और मैं उस शोरूम को एक्चुअली काफ़ी टाइम से विज़िट कर रहा था। और आई स्टार्टेड विद केटीएम ड्यूक 250, देन सोचा कि ले ही रहे हैं। और एक्चुअली आई वाज़ कमिंग फ्रॉम जिक्सर 250 एसएफ, तो मैंने सोचा कि अगर मैं एक्चुअली अपग्रेड चाहता हूँ तो 390 से बेटर ऑप्शन। मेरे कंसिडरेशन में एक्चुअली एडवेंचर भी थी, 250 एंड 390 मैंने दोनों का टेस्ट राइड लिया था। बट आई सेटल्ड विद ड्यूक 390। और उसका एक रीज़न ये था कि मेरी वाइफ़ को भी वो बाइक ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो ये रीज़न था कि मैंने ड्यूक 390 सेलेक्ट करी। उसके अलावा अगर आप मेरे से शोरूम का एक्सपीरियंस बोलेंगे तो शोरूम का एक्सपीरियंस अच्छा था। उन्होंने मुझे मल्टीपल बार एंटरटेन किया, मुझे मल्टीपल बार टेस्ट राइड दी, और मैंने ड्यूक 390 की काफ़ी लंबी टेस्ट राइड ली थी, अराउंड 7-8 किलोमीटर, एंड दे वर ओके विद इट। और उसके अलावा मुझे फाइनेंस का कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने बाइक एक्चुअली कैश में ली थी। सो आई एम रियली सॉरी, फाइनेंस के बारे में मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। उसके अलावा ओवरऑल सेल्स पर्सन वाज़ नाइस, एवरीवन वाज़ गुड। मुझे एक चीज़ में थोड़ा-सा काफ़ी फ़ॉलो अप करना पड़ा, वो था कि राइडिंग जैकेट। तो जब मैंने बाइक ली उस समय ऑफ़र था कि अगर हम बाइक लेंगे तो साथ में हमको एक राइडिंग जैकेट मिलेगा केटीएम का। वो मुझे इवेंचुअली मिल गया, लेकिन मुझे काफ़ी फ़ॉलो अप करना पड़ा। इट टूक अराउंड 2-3 मंथ्स। तो वो एक चीज़ थी। एंड आई डोंट थिंक दैट वाज़ अ शोरूम प्रॉब्लम। आई थिंक इट्स मोर रिलेटेड टू कंपनी। ओके। सो ओवरऑल मेरा शोरूम एक्सपीरियंस अच्छा रहा। मुझे केक वेक कुछ नहीं मिला था काटने के लिए, एंड आई एम रियली नॉट श्योर कि जब लोग बाइक लेते हैं तो वो केक काटते हैं, वो केक कहाँ से आता है, क्योंकि अ, मैंने तो अभी तक 4 बाइक, 2 स्कूटर ली हैं और 2 कार ली हैं। मुझे अभी तक किसी ने केक ऑफ़र नहीं किया। कार में मुझे बालेनो में मिला था, बट पोलो में वो भी नहीं मिला था। तो आई एम नॉट श्योर कि वो केक वगैरह का क्या सीन है। मैंने अभी तक नहीं काटा है। ठीक है? तो ये तो मेरा बाइंग एक्सपीरियंस था। तो अगर आप रिकमेंडेशन की बात करें, डेफिनिटली यू कैन विज़िट केटीएम बनेरघट्टा रोड। दे आर वेरी सपोर्टिव एंड दे वोंट हेजिटेट टू गिव यू अ टेस्ट राइड आल्सो। सो दैट्स अ गुड थिंग। और उसके अलावा उनका एक राइडिंग ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप है, एंड दे प्लान फॉर राइड्स। मैं अभी तक गया नहीं हूँ, बट दे डू इट, सो इट्स अ ऐड ऑन सर्विस। तो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट द शोरूम। अब हम बात करते हैं कि बाइक लेने के बाद अभी तक मैंने 3 सर्विस कराई है वहाँ से, केटीएम बनेरघट्टा से। सर्विस का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, सर्विस में कोई इश्यू नहीं है, सिर्फ़ एक ही इश्यू है कि इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो यूजुअली क्या है कि मैं थोड़ा-सा दूर रहता हूँ, तो मैं प्रेफ़र करता हूँ कि मैं बाइक या कार को अर्ली मॉर्निंग में दे दूँ और उसके बाद मैं या तो फ्रेंड से मिलने चला जाता हूँ या मूवी देख लेता हूँ, एंड लौटते समय वो बाइक मैं लेके आ जाऊँ। तो ये मेरा आइडिया रहता है, बट वहाँ पे इट रियली डिफ़िकल्ट। इवन दो मैं एकदम अर्ली मॉर्निंग पहुँच जाता हूँ 9:15 के आसपास शोरूम सर्विस सेंटर खुलने के पहले, बट दे ऑलवेज़ आस्क मी टू कम नेक्स्ट डे, और बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करने के बाद लेट इवनिंग। तो दैट्स अ कंसर्न, इसलिए मैंने अपनी फोर्थ सर्विस जो है वो बीटीएम से कराई, और उन्होंने मुझे बाइक दे दी थी 230 के आसपास। सो ये मेरी पर्सनल इश्यू है, मैं उनको ब्लेम नहीं कर सकता। बट अगर आप मेरे से मेरा प्रेफ़रेंस पूछेंगे तो मैं बीटीएम वाला सर्विस सेंटर ज़्यादा प्रेफ़र करूँगा, बिकॉज़ इट वर्क्स फॉर मी, स्पेशली टाइम। तो वो एक चीज़ है। हाँ, तो बाइंग एक्सपीरियंस की बात हो गई। अब हम लोग चलते हैं, बात करते हैं गाड़ी के बारे में। ओके, तो प्रोज़ की बात करते हैं। प्रोज़ में अगर आप
मेरे लिए जो पर्सनली जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोज़ था वो था मेरे लिए सस्पेंशन क्वालिटी। एक्चुअली मैं जिक्सन निकालने का ही बहुत बड़ा मेरा रीज़न था कि मुझे लोअर बैक पेन और शोल्डर पेन होता था उस बाइक से। तो अपग्रेड का जो मेरा पहला आप बोल सकते हैं प्रायोरिटी थी वो थी सस्पेंशन और आई एम वेरी, वेरी हैप्पी विद ड्यूक 390 सस्पेंशन और सस्पेंड और इवन वो एडजस्टेबल भी है। एडजस्ट करने पर ऐसा ह्यूज डिफरेंस नहीं आता है, बट नोटिसेबल डिफरेंस आता है, यू विल फील इट। सो अगर आपको बैक पेन वगैरह की कुछ प्रॉब्लम है तो डेफिनिटली यू शुड ट्राई इट एंड यू विल बी हैप्पी विद दिस। सस्पेंशन में 10 आउट ऑफ 10, कोई डाउट नहीं है इसमें। ओके। उसके बाद अगर आप दूसरे प्रोज़ की बात करेंगे, तो मेरे लिए दूसरा प्रो है सीट हाइट। आई एम नॉट वेरी टॉल पर्सन, आई एम समवेयर बिटवीन 5'4" एंड 5'5". सो मेरे लिए इट वर्क्स। सीट और बाइक का जो पोस्चर वगैरह है, रियली परफेक्ट फॉर मी। मुझे कोई इश्यू नहीं है अभी तक। इवन दो मुझे शोरूम वालों ने बोला था कि इफ़ यू वांट यू कैन पुट अ हैंडल राइज़र, बट मुझे अभी तक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है। और फैक्ट्री सेटअप से ही मैंने कपल ऑफ लॉन्ग ड्राइव्स करी हैं एंड आई एम ओके विथ इट। तो मैं एक बार इससे पौंडीचेरी जा चुका हूँ विच इज़ ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर वन साइड, और मैं येलगिरी जा चुका हूँ दैट इज़ अराउंड 150 वन साइड, और दोनों ही ड्राइव में मुझे उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आया है। आई वाज़ डिसेंटली कंफर्टेबल। तो ये हो गई प्रोस की बात। दूसरा नेक्स्ट प्रोस मैं बोलूँगा कि इस बाइक की हैंडलिंग ज़बरदस्त हैंडलिंग है। उस हैंडलिंग में आपको कभी कोई इश्यू नहीं आएगा। इवन दो इट्स ऑलमोस्ट 400 सीसी बाइक एंड लिटिल हेवियर वन्स अराउंड 170, बट द वे इट हैंडल्स, चाहे वो स्ट्रेट रोड्स हों, चाहे वो कर्व्स हों, चाहे वो ट्रैफिक हो, कोई इश्यू नहीं आएगा। हैंडलिंग में आप 10 ऑन 10 लेके चलिए, कभी कोई इश्यू नहीं आएगा। तो ये हो गई हैंडलिंग की बात। दूसरा प्रोस मुझे जो लगता है इस बाइक का वो है इसके ब्रेक्स। ब्रेक्स आर रियली ऑसम, यू कैन ट्रस्ट ऑन देम। ट्रस्ट मी, मैं जिक्सर चला रहा था, उसका एक मैं बोलूँगा जिक्सर का एक कॉन ये था कि उसके ब्रेक में वो फ़ील नहीं था। इवन दो वो स्टॉप होती थी, बट वो फ़ील नहीं था। बट केटीएम में आपको ब्रेक का कोई इश्यू नहीं, आप ब्रेक दबाइए गाड़ी खड़ी हो जाएगी। तो अगर मैं सम अप करूँ, तो जिस तरह से बाइक एक्सेलरेट होती है, आपको जो मज़ा आता है, कॉन्फिडेंस आता है, उसी कॉन्फिडेंस के साथ गाड़ी स्टॉप भी होती है। तो ब्रेक ऑसम है। उसके बाद प्रोज़ की बात करेंगे तो डेफ़िनेटली पावर एंड पिकअप। अ, आप स्पेक्स देख लीजिए, तो उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा, स्पेक्स के बारे में। और उसके बाद नेक्स्ट प्रो मैं बोलूँगा कि लाइट भी ठीक है। आई वोंट से इट्स अ प्रो, बट इट्स नॉट अ कॉन्स ऑल्सो। तो मुझे बाइक में फैक्ट्री लाइट जो आई है उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और अभी तक मुझे ऑक्सिलरी लाइट की ज़रूरत महसूस नहीं हुई है, और मेरी पर्सनल प्रेफ़रेंस ये है कि मैं नाइट राइड करने प्रेफ़र नहीं करता हूँ, तो डे टू डे में मुझे कोई दिक्कत नहीं। सिटी में मैंने नाइट में यूज़ किया है, तो लाइट में मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे, तो लुक्स सब्जेक्टिव है, मुझे ठीक लगते हैं। कुछ लोगों को ऑरेंज काफ़ी ब्राइट लगता है, ओवरडन लगता है, बट आई एम ओके विद इट। उसके अलावा प्रोस, डिजिटल कंसोल। तो कंसोल जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता है। इट्स ईज़ी टू यूज़, इट्स ईज़ी टू रीड एंड प्लीज़ेंट टू लुक एट। सब कुछ अच्छा है कंसोल में, और आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, राइड मोड्स एंड ऑल। अ, आई वुड से इट्स वेरी गुड, एक्सेप्ट वन कॉन, वो मैं आपको कॉन वाले सेक्शन में बताऊँगा। बट ओवरऑल डिजिटल डिस्प्ले इज़ सैटिस्फैक्टरी, आई वुड से। हाँ, इसका क्रूज़ कंट्रोल भी काफ़ी यूज़फुल है, मैंने लॉन्ग राइड पे यूज़ किया है। तो क्रूज़ कंट्रोल वर्क्स परफेक्टली एज़ एक्सपेक्टेड, और कुछ इश्यू नहीं है, और इट्स अ यूज़फुल फीचर स्पेशली फॉर हाईवे राइड्स। उसके अलावा टायर बहुत अच्छे हैं, अपोलो H1 अल्फ़ा हैं, उनकी ग्रिप बहुत अच्छी है। ड्राई एज़ वेल एज़ वेट में भी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, कॉर्नर पे भी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं। चाहे वो आपकी सिटी स्पीड हो या हाईवे स्पीड हो, इट वर्क्स परफेक्टली। तो टायर्स आर लाइक आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट टायर आई हैव ट्राइड। और अगर मेरे टायर वेयर ऑफ होते हैं तो डेफ़िनिटली आई विल ब्लाइंडली गो फॉर अपोलो H1 अल्फ़ा। मुझे टायर से कोई इश्यू नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी विद द टायर्स। तो अगर मैं इस बाइक के प्रोस को सम अप करूँ, तो बाइक इज़ वेरी नाइस, स्पेशली सस्पेंशन,
and ride quality. Brakes as well as acceleration is good. Tires are fantastic, and this is a very good bike for I would say long distance ridings and highway riding. City use के लिए limited use you can do it, but I would not recommend it. But overall experience is very nice with this bike. चलिए अब इस बाइक के कॉन्स के बारे में बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ चेन। चेन की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, और स्पेशली अगर आप देखेंगे तो जब भी आप बाइक को रेन में चलाते हैं, आई रियली डोंट नो, थोड़ा-सा पानी पड़ता है, उसका लुब्रिकेशन ऑफ हो जाता है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इसमें मडगार्ड सिर्फ नाम के ही लगे हुए हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि पूरा कीचड़ आपकी बाइक पे आता है, डिस्क में जाता है, और यू गेट दैट इज़ स्क्वीशिंग साउंड फ्रॉम द डिस्क। तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है मेरे लिए अभी तक, और मैंने कोशिश किया है आफ्टर मार्केट मडगार्ड्स ढूँढने का, बट मुझे कोई परफेक्ट फिट नहीं मिल रहा है। 1-2 जगह मैंने बात किया तो उनका है कि हम ये निकालना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, और मैं एक्चुअली मेरी पर्सनल प्रेफ़रेंस होती है कि मैं बाइक में ज़्यादा मॉडिफ़िकेशन नहीं कराना चाहता हूँ। तो अ, मड मड इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। मडगार्ड जो भी लगे हैं वो बिल्कुल भी यूज़लेस हैं, और उसकी वजह से बाइक में बहुत प्रॉब्लम आती है। वो सबसे बड़ा मेरे लिए अभी पेन पॉइंट है, स्पेशली अभी बारिश हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट जो पेन पॉइंट है वो है आपका वाइब्रेशन एंड हीटिंग। तो आई अंडरस्टैंड इट्स अ बिग सिंगल सिलेंडर इंजन, तो दीज़ आर एक्सपेक्टेड, बट आपको अवेयर रहना चाहिए। बाइक वाइब्रेट करती है, और मुझे लगता है ऑलमोस्ट हर आरपीएम पे करती है। तो अ, अगर आपको वाइब्रेशन से प्रॉब्लम है, लाइक आई हैव अ वेरी क्लोज़ फ्रेंड, और उसने अभी सीबी 350 ली है, और ही एक्चुअली हेट्स वाइब्रेशन। उसको चाहिए गाड़ी स्मूथ होनी चाहिए। मेरे साथ ऐसा नहीं है उतना। आई एम ओके विथ इट। मुझे मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी कि मुझे बाइक चलाने में मज़ा आना चाहिए। तो मुझे उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इस बात से अवेयर रहना होगा कि इस बाइक में वाइब्रेशन होते हैं, और हैंडल पे भी होते हैं, सीट पे भी होते हैं, फुटपैक्स में भी होते हैं। तो उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। उसके अलावा हीटिंग का इशू, तो एक्चुअली मेरे पास एक सेपरेट कम्यूटर बाइक है, तो वो मैं डे टू डे यूज़ करता हूँ। बट कपल ऑफ टाइम ऐसा हुआ है कि मैं इस बाइक में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फँसा हूँ। इवन दो वो सीज़न ठंड का सीज़न था और बारिश का सीज़न था, बट स्टिल बाइक गेट्स हॉट। अनकम्फर्टेबल नहीं होती है, बट इट गेट्स हॉट एंड यू विल फ़ील इट। तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा रेडी रहना पड़ेगा। अगर आप मोस्टली सिटी में चलाने वाले हैं, ट्रैफ़िक में चलाने वाले हैं, देन यू हैव टू कंसिडर दिस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हीटिंग का इश्यू मुझे उतना हाईवे पे नहीं आया। मैं जब पौंडीचेरी गया था तो अ, हाईवे पे मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आई हीटिंग की। वाइब्रेशन, येस, वाइब्रेशन का इश्यू होता है। अब हम बात करते हैं सीट कम्फर्ट की। तो सीट कम्फर्ट सिटी के हिसाब से तो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जब आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलाते हैं गाड़ी, तो आफ्टर सम टाइम यू स्टार्ट फीलिंग द पेन। और मुझे लगता है कि फर्स्ट 1 एंड हाफ आवर तक ठीक है, उसके बाद यू विल स्टार्ट फीलिंग इट। कुशनिंग बहुत कम है, तो मे बी दैट कुड बी अ रीज़न। ये मैंने फ़ील किया है जब भी मैं लॉन्ग राइड पे गया हूँ। तो इसके लिए भी आपको थोड़ा-सा रेडी रहना पड़ेगा। मे बी यू गो फॉर आफ्टर market a seat upgrade, or maybe wear a cycling shorts. A lot of people use it, so it's up to you, but you should be aware of it. सीट के अलावा अगर हम बात करें तो चेन स्प्रॉकेट की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है। अब हम बात करते हैं एक ऐसा इशू जो मुझे अभी तक किसी यूट्यूबर्स ने नहीं बताया है, और मे बी उन्होंने बताया हो तो मैंने उनका वीडियो देखा नहीं है। बट मैंने अभी तक ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा है जिसमें उन्होंने ये प्रॉब्लम बताई हो, और आई एम नॉट श्योर कि ये प्रॉब्लम है भी कि नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस गाड़ी का रोलिंग रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसके पहले मेरे पास जो भी बाइक रही हैं, जैसे मेरे पास R15 थी, फिर उसके पास मेरे पास जिक्सर 250 थी, एसएफ। सो इन सारी बाइकों में क्या होता है कि आप गाड़ी को न्यूट्रल पे डाल दो, एंड स्मूथली आप गाड़ी को आगे-पीछे कर सकते हो, चाहे वो पार्किंग हो या फिर कहीं पे आप फँस गए हो तो निकाल सकते हो। बट मैंने एक एटीएम के साथ ये देखा है, 390 के साथ, कि इवन दो वो बाइक न्यूट्रल पे होती है, इट्स वेरी, वेरी हेवी टू पुश अराउंड, नॉट बिकॉज़ ऑफ वेट, बिकॉज़ ऑफ इट्स रोलिंग रेजिस्टेंस। तो मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी अगर न्यूट्रल पे है तो फ्रीली मूव होने चाहिए उसके टायर, बट केटीएम के नहीं होते हैं, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि अ, माइलेज पे इसका फ़र्क पड़ता है। अगर ये गाड़ी बाकी जापानीज़ गाड़ियों की तरह अगर रोलिंग रेजिस्टेंस मिनिमम होता, तो ये गाड़ी का थोड़ा ज़्यादा माइलेज दे सकती थी।
क्योंकि मैं कई बार ऐसा करता हूँ कि जब मैं देखता हूँ कि स्लोप है, तो मैं गाड़ी को न्यूट्रल में डाल देता हूँ और लेट इट रोल। बट इस बाइक के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो मुझे ये एक बहुत बड़ा कॉन लगता है, बिकॉज़ बाइक हम लोग को डे टू डे बेसिस पे आगे-पीछे करनी पड़ती है। जैसे ऑफ़िस की पार्किंग में लोग चारों तरफ रैंडमली लगा देते हैं, आपको निकालनी पड़ती है गाड़ी। और शॉपिंग मॉल में जाइए, आप कहीं भी जाइए, मोस्टली आपको गाड़ी हाथ से ही निकालनी पड़ती है खींचकर। तो वो एक इश्यू है मेरे लिए। अ, उसके अलावा मैं एक और बड़ा इश्यू बोलूँगा कि जिसके बारे में लोग जनरली बात नहीं करते हैं, वो है ऐप का इश्यू। तो इसका जो ऐप है केटीएम कनेक्ट, आज तक कभी कनेक्ट नहीं हुआ मेरी बाइक से। मेरे पास 2 फ़ोन हैं, मैंने दोनों फ़ोन से ट्राई किया, आज तक कनेक्ट नहीं हुआ। और इवन मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह हैं, मैंने उनमें भी बात करी, तो लोग हमेशा दूसरी ऐप्स ही सजेस्ट करते हैं, बट नो वन हैज़ एक्नॉलेज्ड इट कि ये कनेक्ट नहीं होता है। तो और मुझे अभी तक ऐसा कोई केटीएम राइडर मिला भी नहीं है कि जिसका ऐप कनेक्ट होता हो। सो आई एम नॉट श्योर, बट मेरे लिए तो ये प्रॉब्लमैटिक है, बिकॉज़ ऑफ दैट आई हैव टू यूज़ अ फ़ोन होल्डर, और मैं वो प्रेफ़र नहीं करता हूँ। और मेरा पॉइंट ये है कि जब आपने इस फीचर को हाइलाइट करे किया है सेल में, सो इट शुड वर्क। आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। मैं आपको एक कंपैरिज़न देता हूँ, मेरे पास हॉर्नेट 125 है। अ, उसकी जो ऐप है वो परफेक्टली वर्क करती है। इवन अगर आप कॉस्ट देखेंगे तो शायद वो 1/4 है ड्यूक 390 से, बट उसकी ऐप परफेक्टली काम करती है। इवन दो उसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं है, बट जो भी फीचर्स हैं चलते हैं। तो यही मेरी एक्सपेक्टेशन थी केटीएम से कि भाई एटलीस्ट मैप ऐप चलना चाहिए, बट इट नेवर वर्क्स। तो प्लीज़ कंसिडर दिस। हाँ, एक और कॉन है इस बाइक का जो आपको यूज़ करने के बाद ही पता चलता है। अ, वो है इसका स्टॉलिंग का इश्यू। स्पेशली आप जब लो स्पीड पे होते हैं तो गाड़ी स्टॉल होके बंद हो जाती है। इट हैपेंस मल्टीपल टाइम विथ मी। अभी भी होता है, इवन दो मैं इसको 15 महीने से गाड़ी चला रहा हूँ। इनिशियली मुझे लगता था कि यार चलाते-चलाते मुझे हैबिट हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है। लो स्पीड पे अगर आपने आरपीएम मैच नहीं किया तो गाड़ी ऑन द स्पॉट बंद हो जाती है। और समटाइम्स हाँ, स्पेशली ये प्रॉब्लमैटिक लगता है जब आप सिग्नल से निकलते हो और सडनली गाड़ी बीच में बंद हो जाती है, तो इट्स वेरी इरिटेटिंग। पीछे वाले आपको हॉर्न मारते हैं, बट इट हैपेंस। तो मैं आपको बोलूँगा कि आई डोंट नो आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं। मेबी वी हैव टू लर्न टू लिव विथ इट और लर्न टू हैंडल इट, कि आप थोड़ा हायर आरपीएम पे रखिए उसको, लगभग 2500 आरपीएम के आसपास रखिए गाड़ी को, क्योंकि आरपीएम डाउन होता है गाड़ी बंद हो जाती है, स्टॉल हो जाती है। तो ये एक इश्यू है जो मैंने अपने प्रैक्टिकल यूसेज में फाइंड आउट किया है। तो ये अब जो हमारा लास्ट कॉन है, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपके लिए कॉन है कि नहीं है। इट्स ऑल अबाउट हाउ डीप योर पॉकेट्स आर। तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है पिछले लगभग 15 महीने की ओनरशिप में, कि दिस बाइक इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू मेंटेन। इवन दो अभी तक मेरा बाइक का कोई भी मेजर पार्ट चेंज नहीं हुआ है, बट स्टिल आई फील इट्स एक्सपेंसिव टू मेंटेन। मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। जैसे मैंने सेम मंथ में अपनी बालेनो कार की सर्विस कराई और केटीएम की सर्विस कराई। तो केटीएम की सर्विस में मेरा जो बिल था ऑलमोस्ट 6000 था, और मेरी बालेनो की जो सर्विस है उसका जो बिल था ऑलमोस्ट 4800 रुपीज़ था। तो आप समझ सकते हैं। और एक और चीज़ जो कंसिडर करने की बात है, वो बालेनो का जो सर्विस है वो साल में 1 बार होता है, और इस बाइक का आई थिंक मुझे 2 या 3 बार कराना पड़ेगा। तो यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई द कॉस्ट। तो अगर एवरी सर्विसिंग इट इज़ कॉस्टिंग मी अराउंड 6000, तो अगर 2 सर्विस कराता हूँ तो मैं 12,000 रुपए खर्च करूँगा सिर्फ़ मेंटेनेंस पे, रेगुलर मेंटेनेंस पे। इसमें कोई पार्ट्स चेंज नहीं है। और इन्होंने मुझे बोला था इस लास्ट सर्विस में कि आपका चेन स्प्रॉकेट चेंज होगा, मे बी नेक्स्ट टाइम। तो उसका कॉस्ट उन्होंने मुझे बताया लगभग 4000 से 5000 के बीच में आएगा। So be ready with it. It's a big bike which require big expenses. So you should be aware of it while buying it, and consider the consider this also in your budget कि it's expensive why to maintain. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इंश्योरेंस कवर कर लीजिए, वैसे सर्विस की बात कर लीजिए, सब कुछ मिला मिलू के आपको ऑन एन एवरेज आई थिंक 20,000 पर ईयर के आसपास इसका मेंटेनेंस पड़ना चाहिए। उसके बाद कौन आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ डन। आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ इट्स लो माइलेज एंड ऑल, एंड इफ यू आर हैप्पी विद इट प्लीज़ गो अहेड एंड बाय इट। अब हम बात करते हैं इस बाइक के फाइनल वर्डिक्ट के बारे में, और मैं समाप्त करता हूँ मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे क्या मैं इस बाइक के साथ खुश हूँ, तो मेरा आंसर है हाँ, मैं बाइक के साथ खुश हूँ। ठीक है, एक्सपेंसिव टू बाय है, एक्सपेंसिव टू मेंटेन है, बट व्हेनेवर आई राइड इट आई फील इट हैप्पी। और मुझे लगता है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है।
एक और चीज़ है जो मैं आपको हाइलाइट करना चाहूँगा अगर आप ये गाड़ी लेने का सोच रहे हैं। तो अगर आपकी ये इकलौती गाड़ी होने वाली है और इसी गाड़ी से आप कम्यूट करेंगे, इसी गाड़ी से आप लॉन्ग राइड पे जाएँगे, सब कुछ करेंगे। So think about it. It's very difficult to live with it in city, especially in bumper to bumper traffic. तो आई एम ओके विथ इट क्योंकि जैसे मैंने बताया मेरे पास एक सेपरेट कंप्यूटर है हॉर्नेट 125। मैं उसको डे टू डे बेस पे यूज़ करता हूँ। अगर आप अ, सिर्फ एक गाड़ी रखने वाले हैं तो थिंक अबाउट इट। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक सिंगल गाड़ी रखने वाले हैं तो 250 300 सीसी का जो सेगमेंट है दैट इज़ द स्वीट स्पॉट। बट या शौक बड़ी चीज़ है, अगर आपको शौक है तो लीजिए और एन्जॉय करिए। बाइक लेने में आपको रिग्रेट नहीं होगा। Just be aware of it's expensive to buy, expensive to maintain, and you will enjoy the time with it. तो ये रहा मेरा अभी तक का ओवरऑल एक्सपीरियंस 15 मंथ का। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, अगर आपको कुछ मेरे साथ शेयर करना हो तो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। मैं डेफ़िनेटली उसका रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप भी ये बाइक ओन करते हैं तो अपना एक्सपीरियंस प्लीज़ शेयर करिए मेरे साथ। वी विल लर्न विथ ईच अदर। और अगर आप ये बाइक लेने का सोच रहे हैं तो आई होप कि मैंने आपकी थोड़ी हेल्प करी होगी इसमें। उसके अलावा डू सब्सक्राइब। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा मेरी फ्यूचर राइड्स के बारे में। और उसके अलावा कुछ गाड़ी में अगर इशू आता है या कुछ भी आता है तो वी विल शेयर इट। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।